आरुषि, क्या तू रोजाना इन पक्षियों को दाना डालने आ जाती है? हमें पता था कि तू हमें यहीं पर मिलेगी। तुझे पता है हम सभी लड़कियां न्यू ईयर पर एक बहुत बड़ी पार्टी करने वाली हैं और हम सभी लड़कियां न्यू ईयर पर सुंदर सुंदर लहंगे पहनेंगी। मैंने तो अपने पिता से दिल्ली से अपने लिए एक महंगा सा लहंगा मंगवाया है, वो भी चांदनी चौक का। अरे मुस्कान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बेचारी गरीब, इसके पिता एक शराबी हैं। इसके पिता इसे महंगा लहंगा लेकर नहीं देंगे। ये हमारे साथ पार्टी एंजॉय नहीं कर पाएगी। क्यों आरुषि, मैं सही कह रही हूँ ना? इसके पिता हमारे पिता की तरह अच्छे नहीं हैं। इसके पिता बहुत बुरे हैं, शराबी हैं शराबी। इसलिए हमारे साथ पार्टी में ये नहीं आएगी। चल तो फिर ठीक है, हम सभी लड़कियां एंजॉय कर लेंगे, क्योंकि न्यू ईयर पार्टी तो हम अमीरों के लिए होती है ना, तो जैसी गरीब के लिए नहीं। तू तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहन कर आएगी और पार्टी में भी कुछ पैसे नहीं देगी, इसलिए तू आना ही मत। इससे बेहतर तो यही पक्षियों को दाना डालती रहे। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं। इतना कहकर सभी लड़कियां बेचारी आरुषि का मजाक उड़ाकर चली जाती हैं। आरुषि को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए घर आती है। फिर अपनी माँ से कहती है, माँ, पिताजी इतने बुरे क्यों हैं? वो रोजाना शराब पीकर क्यों आते हैं? आपको पता है आज मेरी सभी फ्रेंड्स मेरा कितना मजाक उड़ा रही थी और मोहल्ले में न्यू ईयर की पार्टी होने वाली है। सभी फ्रेंड्स लहंगा पहनकर उसमें जा रही हैं, लेकिन मैं तो नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास तो लहंगा ही नहीं है। लहंगा तो बहुत दूर की बात, मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है। सपना, मेरी प्यारी बच्ची, चुप हो जा। मुझे पता है कि तुम्हारी जिंदगी आम बच्चों की तरह नहीं है। तुमने बहुत कठिनाई देखी है। इस उम्र में तो तुम्हें पढ़ने जाना चाहिए था, लेकिन तुम घर पर ही हो। ना खाने के लिए अच्छा मिलता है और ना ही पहनने के लिए। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बच्ची। इस तरह से दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा परेशान थी और रो रही थी कि तभी विनोद वहाँ पर आ जाता है और वो उर्मिला के बाल खींचते हुए उससे कहता है, जब देखो तुम दोनों बस रोती रहती हो। चल चल, मुझे जल्दी से पैसे दे। विनोद, मेरे बाल छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं रोजाना तुम्हें पैसे कहाँ से देती रहूंगी? मैं क्या कोई नौकरी करती हूँ? चंद रुपए की मजदूरी करती हूँ, उसमें घर का राशन और घर का किराया भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। 2 दिन से मैंने और आरुषि ने कुछ खाया भी नहीं। तुम तो 2 दिन से घर नहीं आए, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बाल छोड़ दो। अच्छा, तेरे पास पैसे नहीं है, मुझसे झूठ बोलेगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। इतना बोलकर विनोद बेचारी उर्मिला को बहुत ज्यादा मारता पीटता है और घर का सामान भी इधर उधर फेंक देता है और पैसे ढूंढता है, लेकिन उसे एक भी रुपया नहीं मिलता क्योंकि उर्मिला के पास सच में पैसे थे ही नहीं। जब विनोद को कुछ नहीं मिलता तो वो घर से बाहर चला जाता है। आरुषि अपनी माँ के लिए हल्दी का लेप लेकर आती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी, ये इंसान बाप कहलाने के लायक नहीं है और वैसे भी इस मोहल्ले में हमारी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। मम्मी, हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। आरुषि अपनी माँ के जख्मों पर मरहम लगाती है और उर्मिला को भी अपनी बेटी की बात समझ में आ जाती है और दोनों माँ बेटी घर छोड़कर इस गांव से बहुत दूर एक जंगल में झोपड़ी डालकर रहना शुरू कर देती है। उर्मिला पास के ही गांव में मजदूरी करने जाती थी और इससे दोनों माँ बेटी का गुजारा ठीक तरह से हो रहा था और यहाँ आरुषि सरकारी स्कूल में जाना भी शुरू कर देती है। एक दिन आरुषि स्कूल से वापस आती है तो देखती है कि उसकी माँ बुखार से तप रही है। अरे माँ, आपकी तबीयत तो बहुत खराब है और आपसे चला भी नहीं जा रहा। कितना तेज बुखार है, आप फिर भी काम पर जा रही हैं। नहीं माँ, आज आप आराम कीजिए। अरे बेटिया, आराम हम गरीबों की किस्मत में कहाँ होता है। अगर मैं काम करने नहीं जाऊंगी तो हम खाएंगे क्या बेटा? इसलिए बुखार हो या सर्दी, काम पर तो जाना ही पड़ेगा।
माँ, मैंने इसका हल ढूंढ निकाला है। माँ, मेरे स्कूल के पास एक आंटी है, वो सिलाई करती है। मैंने उन्हीं से सिलाई सीखी है। अब बस एक सिलाई मशीन की जरूरत है। आपकी बेटी सिलाई करेगी और पैसे कमाएगी और अपनी माँ का ख्याल भी रखेगी। इसलिए आप मुझे मशीन दिला दीजिए। अब आपकी बेटी दर्जी बनेगी। आरुषि बिटिया, तुम कितनी अच्छी हो। जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा ही कर्म किया होगा जो मुझे तुम जैसी समझदार नेक दिल बेटी मिली है। बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे पिता हमेशा मुझे बेटा न होने का ताना देते थे और इसी वजह से मुझे मारते भी थे। मेरी बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन आरुषि बेटी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें सिलाई मशीन दिला सकूं। फिर भी उर्मिला किसी तरह आरुषि को इनसे उनसे मांगकर एक सिलाई मशीन दिला देती है। अब आरुषि सुबह को स्कूल जाती और स्कूल से आ जाने के बाद जो भी कपड़े आते थे वो सिलाई करने बैठ जाती थी और अपनी माँ का भी अच्छे से ख्याल रखती थी। आरुषि की सिलाई का धीरे धीरे बहुत नाम होने लगता है। आसपास के गांव वाले अपनी शादियों के लहंगे आरुषि से ही बनवाने आया करते थे। आरुषि अब अपना एक छोटा सा लहंगों का बुटीक शॉप खोल लेती है। अब उनके घर के हालात पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाते हैं, लेकिन उर्मिला की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी और एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपनी बेटी से कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, जब से तुम पैदा हुई हो तुमने बस मुसीबत ही मुसीबत देखी है। अब हमारे अच्छे दिन आने वाले थे तो मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाली हूँ। बेटा, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे जाने के बाद तुम भूखी नहीं रहोगी। मेरी दर्जी बेटी सिलाई कर करके अपना पालन पोषण करेगी। आरुषि बेटी, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। तुम्हारी जैसी बेटी ऊपर वाला सबको दे। माँ, आप क्या कह रही हैं? अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है। मैंने अपना छोटा सा लहंगों का बुटीक खोला है। आपकी दुआ से बेटी का बहुत नाम हो रहा है। आपको पता है, बड़े बड़े बुटीक के पास भी इतने कस्टमर नहीं आते जितने कि मेरे पास आ रहे हैं और मेरे सिले हुए लहंगों का बहुत नाम हो रहा है। कुछ दिनों में हम एक महल जैसे घर में रहेंगे और मैं आपको बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगी। देखना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। आपको कुछ नहीं होगा माँ। माँ, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी ना? आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। अरे बेटा, मौत को कौन रोक पाया है? तुमने मुझे कहाँ नहीं दिखाया, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मौत को कोई वैद्य या साइंटिस्ट और न ही कोई डॉक्टर टाल सका। जब जिसकी आनी होती है वो आकर ही रहती है। मुझे गर्व है अपनी दर्जी बेटी पर जो इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी सिलाई करती है और उसका इतना नाम हो रहा है। बेटा, ऐसे ही मेहनत से सिलाई करते रहना और अपनी पढ़ाई भी पूरी करना। आरुषि की माँ इतना ही कह पाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। आरुषि अपनी माँ को इस तरह से दुनिया से जाता देख बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है और कुछ समय के बाद अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है। अब आरुषि बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे अपनी जिंदगी पटरी पर वो ले जाती है। आरुषि के बुटीक के सामने ही एक बहुत बड़ा बुटीक था जो आरुषि के बुटीक की वजह से अब नहीं चल रहा था। उसकी मालकिन टीना आरुषि के पास आती है और आरुषि से कहती है, देख लड़की, अपना ये बुटीक यहाँ से कहीं और लेकर चली जा। जब से तूने यहाँ पर अपना बुटीक खोला है और लहंगे बनाती है तब से मेरे कस्टमर मेरे पास आते ही नहीं है, सब तेरे पास आते हैं। तूने मेरा धंधा बिल्कुल चौपट कर दिया, इसलिए यहाँ से तू 9-2-11 हो जा। मैं नहीं चाहती कि मेरे होते हुए तुझ जैसी गरीब मामूली लड़की का इतना ज्यादा नाम हो। समझ में आ रहा है या नहीं?
जल्द से जल्द अपना बुटीक यहाँ से लेकर चली जा। टीना दीदी, मैंने आपके कस्टमर नहीं तोड़े। मेरे बनाए हुए, मेरे डिजाइन किए हुए लहंगे सबको इतने ज्यादा पसंद आ रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। आप भी अच्छे अच्छे डिजाइन निकालिए और मेरे कस्टमर अपने पास बुलाइए। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अब मैं अपना जमा जमाया हुआ बुटीक यहाँ से कहीं नहीं लेकर जाऊँगी। और हाँ दीदी, देखिए, अपना और मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। मुझे बहुत सारा काम है, जाइए यहाँ से। अनाथ गरीब खुद को समझती क्या है। तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। तुझे मैं यहाँ टिकने नहीं देने वाली। अब जो तेरे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तू खुद होगी। जितना उड़ना है उड़ ले, एक दिन जमीन पर आके गिरेगी तब पता चलेगा। ऐसा बोलकर टीना वहाँ से चली जाती है और वो आरुषि को यहाँ से भगाने का प्लान सोच लेती है। फिर कुछ दिनों के बाद आरुषि के पास एक बहुत अमीर औरत आती है और वो आरुषि से कहती है, मैंने तुम्हारे लहंगों के बारे में बहुत सुना है। मेरे घर में शादी होने वाली है, इसलिए हल्दी और मेहंदी के लहंगे मुझे तुम ही से बनवाने हैं। पैसों की चिंता नहीं है, बस सबसे अच्छे लहंगे बनने चाहिए। 20 हल्दी के और 22 मेहंदी के, ये लो एडवांस। लेकिन लहंगे 1 हफ्ते के अंदर मिल जाने चाहिए। हाँ हाँ, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके लहंगे समय पर तैयार हो जाएंगे। आरुषि बहुत ज्यादा खुश थी कि उसे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है और वो रात दिन मेहनत करती है। 20 हल्दी के और 22 मेहंदी के लहंगे बनाकर 1 हफ्ते के अंदर तैयार कर देती है। अब अगले दिन वो उन्हें अमीर औरत के पास भेजने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही टीना रात में ही उन सभी लहंगों में आग लगा देती है और वो पूरी तरह से जल जाते हैं। ऐसा करके टीना बहुत खुश होती है। अब देखा मैंने इस दर्जी के साथ क्या किया है। बेचारी ने इतनी मेहनत की है, लेकिन मैंने सारे लहंगे जला दिए। अब ये इतना बड़ा नुकसान कहाँ से भरेगी। वो अमीर औरत इसे नहीं छोड़ने वाली। पहले ही कहा था मुझसे पंगा मत ले, लेकिन मेरी नहीं मानी। अब ना बुटीक रहेगा और ना ही सिलाई का नाम। अब बस मेरा ही सिक्का चलेगा। मन ही मन ये सोचकर टीना बहुत खुश हो रही थी। जब इस बात की खबर आरुषि को लगती है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कुछ समय के बाद वो अमीर औरत भी अपने लहंगे लेने आ जाती है। आरुषि उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत आरुषि की एक नहीं सुनती और उसको जोर से एक थप्पड़ मारकर कहती है, तूने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? मुझे तुझ जैसी गरीब दर्जी के ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। शादी सर पर खड़ी है और तू कह रही है कि लहंगे जल गए। तूने मेरा बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, वो भी शाम तक। अगर नहीं मिले तो तू जानती नहीं है कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। इस तरह धमकी देकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। आरुषि अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बहुत ज्यादा फूट कर रोती है। माँ देखिए, ये क्या अनर्थ हो गया। आपकी दर्जी बेटी के साथ क्या हो रहा है? मैंने कितनी मेहनत से रात दिन एक करके 42 लहंगे तैयार किए थे। अगर मैंने शाम तक कंचन आंटी के पैसे नहीं दिए तो वो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगी। मैं क्या करूँ माँ? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब भी खुशी मिलने वाली होती है तभी एक गम मिल जाता है। माँ मैं क्या करूँ? ऐसा बोलकर आरुषि बहुत रोती है कि तभी आरुषि की माँ की तस्वीर से आवाज आती है, आरुषि मेरी प्यारी बच्ची, रो मत। तुम्हारी दुख परेशानी अभी खत्म हो जाएगी। आरुषि बेटा, तुम्हें याद है कि तुमने बहुत मेहनत से एक लहंगा तैयार किया था। तभी हमारे दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई थी जिनकी बेटी की शादी थी और उनके पास अपनी बेटी को शादी में देने के लिए लहंगा नहीं था और वो लहंगा तुमने फ्री में उन्हें दे दिया था। बेटा, वो कोई मामूली औरत नहीं थी, बल्कि वो रानी परी थी और वो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। दरअसल बेटा, पहले मैं भी एक परी थी, लेकिन मुझे तुम्हारे पिता से प्यार हो गया था,
इसलिए मैंने अपनी सारी शक्तियाँ त्याग दी और पृथ्वी पर एक आम इंसान की तरह रहने लगी। तो बेटा, इसलिए तुम असल में एक परी की बेटी हो, इसलिए तुम्हारा वो लहंगा जो रानी परी ने तुम्हें दिया है वो कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई है। जाओ अपना बक्सा खोल कर देखो, तुम्हें वो लहंगा मिल जाएगा, मेरी प्यारी दर्जी बेटी का जादुई लहंगा। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए और मुझसे इस तरह से बात करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझसे बात की और मुझे मेरा जादुई लहंगा दिया। आरुषि अपनी माँ को धन्यवाद कहकर तुरंत अपना बक्सा खोलकर देखती है तो उसे उसके अंदर एक जादुई लहंगा मिल जाता है जिसके अंदर से आवाज आती है। तो बताओ आरुषि, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं तुम्हारा जादुई लहंगा हूँ, तुम मुझसे जो भी कुछ कहोगी मैं वो तुरंत कर दूंगा। मैं तुम जैसी अच्छी और नेक लड़कियों की ही मदद करता हूँ, लालची और घमंडी इंसानों की मदद नहीं करता, इसलिए मुझसे कभी भी लालच मत करना, ठीक है? अब बताओ मुझे क्या करना होगा? जादुई लहंगे, मुझे मेहनत करके कमाना अच्छा लगता है और अपनी मेहनत की कमाई से ही अपना पालन पोषण करना चाहती हूँ, इसलिए बस आज मुझे अपनी जादुई शक्तियों से बचा लीजिए। मेरे लिए बस 20 हल्दी के और 22 मेहंदी के लहंगे दे दीजिए ताकि मैं कंचन आंटी का नुकसान पूरा कर सकूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये परेशानी अभी दूर कर देता हूँ। ये लो 20 हल्दी और 22 मेहंदी के लहंगे, ऐसे लहंगे तुम्हें कहीं नहीं दिखे होंगे। ऐसा कहकर जादुई लहंगा 42 लहंगे तुरंत ही दे देता है और वो लहंगे सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। ऐसे लहंगे आरुषि ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे और उन लहंगों को कंचन के यहाँ पर वो पहुँचा देती है। कंचन वो लहंगे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उसके पैसे भी दे देती है। आरुषि खुश होकर आ जाती है और वो दोबारा से अपने बुटीक पर काम करना शुरू कर देती है। जादुई लहंगे की मदद से उसकी ये परेशानी खत्म हो जाती है। आरुषि को इस तरह खुश देखकर टीना अंदर ही अंदर और भी ज्यादा जलने लगती है और मन ही मन बोलती है, मैंने तो इसका इतना बड़ा नुकसान कर दिया था, लेकिन देखो तो सही, इसके माथे पर एक भी शिकन नहीं है और बहुत खुश भी है। लेकिन उस कंचन ने भी इसके साथ कुछ नहीं किया। मैंने तो सोचा था कि जेल में चक्की पीस रही होगी, लेकिन नहीं, ये तो यहाँ आराम से सिलाई कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा सोचकर टीना आरुषि के बुटीक के पास जाती है तो आरुषि जादुई लहंगे को धन्यवाद कह रही थी और इस समय टीना को पता चल जाता है कि आरुषि के पास जादुई लहंगा है। ओहो, अच्छा, तो इसके पास जादुई लहंगा है जिसकी वजह से इसका इतना नाम हो रहा है। मैं भी तो कहूँ, इतनी छोटी लड़की इतने अच्छे लहंगे कैसे बना सकती है? ये सब जादुई लहंगे का कमाल है। अगर ये मेरे पास आ जाए तो मेरा कितना नाम होगा, सब जगह सिर्फ मेरे ही चर्चे होंगे। ये जादुई लहंगा मुझे किसी भी हाल में लेना ही होगा। ये जादुई लहंगा मेरा है और मैं इसकी मदद से बहुत अमीर हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर टीना एक दिन मौका देखकर आरुषि का जादुई लहंगा चुराकर अपने घर लेकर आ जाती है और उससे कहती है, जादुई लहंगे, जल्दी से मेरे सामने सुंदर सुंदर बहुत सारे लहंगे आ जाए। जिस तरह से तू उस आरुषि की बच्ची को देता था, अब तो मेरे पास है, इसलिए मेरी मदद कर। मुझे बहुत जल्दी बहुत ज्यादा अमीर होना है। टीना लहंगे आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जादुई लहंगा सिर्फ अच्छे और नेक दिल इंसानों की मदद करता है, लालची और बुरे लोगों की नहीं। इसलिए उसके अंदर से एक चिंगारी निकलती है जो टीना के ऊपर गिरती है, जिसके गिरने से वो पूरी तरह से पागल हो जाती है और वो बस डांस करती रहती है, पागलों जैसी हरकतें करती रहती है। पागल हो जाने से अब वो अपना बुटीक भी नहीं चला सकती थी और बस इसी तरह से रहती है। टीना को उसके कर्मों की और लालच की सजा मिल जाती है और आरुषि जादुई लहंगे से कभी भी लालच नहीं करती,
बल्कि उससे धन दौलत लेकर गरीबों में बांट देती है। इस तरह आरुषि अपना बुटीक भी चलाती और अपनी पढ़ाई पूरी करती है। इस तरह एक परी की दर्जी बेटी जादुई लहंगे की मदद से हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है।